डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलो कल की क्लास को फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोगों को जैसे याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या बात किया था, पार्टिटिव के एट्रीब्यूट के बारे में। किसी के बारे में? एट्रीब्यूट के बारे में। और एट्रीब्यूट कहा किसे जाता है? जो सब्जेक्ट के बारे में, जो हमारे सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसको क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट कहा जाता है। और एट्रीब्यूट को हमेशा मेन सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। हमेशा मेन सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, इसको मेन सब्जेक्ट से पहले नहीं लिखा जाता, जो कि हम लोग एग्जाम्पल से उसको समझ चुके थे, है ना। ओके। आज उसके बाद आप लोगों को याद होगा मैंने कुछ शीट्स दिए थे, कुछ सेंटेंस दिए थे एनालिसिस करने के लिए, सेंटेंस एनालिसिस के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ट्राई भी किया है उसको एनालिसिस करने का, लेकिन क्योंकि उन लोगों को कॉन्सेप्ट इस चीज़ की क्लियर नहीं है, इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स अच्छा नहीं कर पाए उस एनालिसिस में। तो आज की क्लास में आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस को हम एनालिसिस करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा एट्रीब्यूट है ना। और आज हम एक और नया चीज़ सीखेंगे कि पार्टिटिव और एडजंक्ट क्या कहा जाता है। तो चलो, जो हम दिए थे एग्जाम्पल आपको करने के लिए, उसी को पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सेंटेंस एनालिसिस में हमारे पास पहला सेंटेंस था द स्टूडेंट्स हैव टेकन द डिसीजन। द स्टूडेंट्स हैव टेकन द डिसीजन। इसमें स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब, टेकन मेन वर्ब, और द डिसीजन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सेंटेंस सेकंड देखो, मिस्टर गुप्ता द प्रोफेसर। ओके, मिस्टर गुप्ता क्या हो गया? हमारे सब्जेक्ट हो गए, और इनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि मिस्टर गुप्ता ही हैं वो जो क्या है, वो प्रोफेसर हैं। तो ये हमारा एट्रीब्यूट हो गया। हमारा प्रोफेसर क्या हो गया? एट्रीब्यूट हो गया। विल हेल्पिंग वर्ब, टेक मेन वर्ब, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑब्जेक्ट हो गया हमारे। अब हमको सेंटेंस नंबर 3 और 4 को बहुत ध्यान से देखना है, एकदम प्रिसाइजली, एकदम ध्यान से देखना है इसको, क्योंकि इसी में हमारा नया कॉन्सेप्ट पार्टिटिव और एडजंक्ट छुपा हुआ है। The questions of this exercise confused us। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो, द क्वेश्चंस आपका मेन सब्जेक्ट होगा या ऑफ दिस एक्सरसाइज आपका मेन सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सेंटेंस 4 में देखो, द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। तो यहाँ पर फिर पहचानने में दिक्कत होता है कि मेन सब्जेक्ट हमारा है तो है क्या? द प्रिंसिपल मेन सब्जेक्ट है या ऑफ आवर कॉलेज मेन सब्जेक्ट है? तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एट्रीब्यूट और पार्टिटिव में डिफरेंस क्या है यहाँ पर पता चलेगा। जैसे आप सेंटेंस नंबर 2 को देखो, तो मिस्टर गुप्ता के बाद जो एट्रीब्यूट यूज़ हुआ है उसमें कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं हुआ है, कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं हुआ है। लेकिन सेंटेंस 3 और 4 को जब केयरफुली देखोगे तो उसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि वहाँ पर हमारा बीच में प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, द क्वेश्चन या द प्रिंसिपल, वो हमारा मेन सब्जेक्ट होगा। वो हमारा क्या होगा? मेन सब्जेक्ट होगा। और प्रीपोजिशन के बाद वाला जो पोर्शन है, जो लगा हुआ पोर्शन है, उसको हम कहेंगे क्या? पार्टिटिव या एडजंक्ट कहेंगे। इसको एडजंक्ट नहीं पढ़ा जाता है, एडजंक्ट पढ़ा जाता है। तो हमारा सेंटेंस 3 में द क्वेश्चंस हो गया सब्जेक्ट, जो कि मेन सब्जेक्ट हो गया। ऑफ दिस एक्सरसाइज हमारा पार्टिटिव बोलो या एडजंक्ट बोलो, तो हम लोग मैक्सिमम पार्टिटिव ही बोलेंगे आगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो ऑफ दिस एक्सरसाइज हमारा पार्टिटिव हो गया, कंफ्यूज हो गया वर्ब, और अस हो गया क्या? ऑब्जेक्ट। द प्रिंसिपल हो गया हमारा सब्जेक्ट, ऑफ आवर क्लास हो गया पार्टिटिव, ऑफ आवर कॉलेज हो गया पार्टिटिव, हैड हेल्पिंग वर्ब, ऑर्गेनाइज मेन वर्ब, अ कैंप ऑब्जेक्ट। तो इसको हम एक स्ट्रक्चर में बना देते हैं। यहाँ पर देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला। कभी कभी क्या होता है, हम जनरली सब किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को जानते हैं तो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग एट्रीब्यूट समझ के चले हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या होता है? एक प्रीपोजिशन होता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक प्रीपोजिशन होता है, और उसके बाद कुछ और जानकारी दी हुई रहती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन को इंक्लूड करते हुए उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पार्टिटिव और
एडजंक्ट बोलते हैं, उसके बाद हमारे सब्जेक्ट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और जनरली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आते हैं। तो आई होप कि आपको पार्टिटिव और एट्रीब्यूट का डिफरेंस पता चल गया होगा। एट्रीब्यूट में क्या होता है, एट्रीब्यूट में प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होता है, लेकिन पार्टिटिव में प्रीपोजिशन यूज़ होता है। ओके, अब सेंटेंस नंबर 5 देखो, इसमें भी मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम हुआ था एनालाइज करने में। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट जब समझ जाओगे तो आप इजीली समझ जाओगे। संजीव इज़ अ नाइस डॉक्टर, संजीव इज़ अ नाइस डॉक्टर, संजीव हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज़ वर्ब हो गया, और अ नाइस डॉक्टर ऑब्जेक्ट हो गया। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा है। देख रहे हो कि इसके नीचे मैंने लिखा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप इस सेंटेंस को ज़रा सा ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि संजीव जो है वही एक नाइस डॉक्टर है, या जो नाइस डॉक्टर है वही संजीव है। ज़रा इस मेरी बात को ध्यान से सुनना, संजीव जो है वही नाइस डॉक्टर है, और जो नाइस डॉक्टर है वही क्या है, संजीव है। तो ये क्या है, संजीव के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, संजीव के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है अ नाइस डॉक्टर। तो संजीव सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बताकर सब्जेक्ट को पूरा करने का काम कर रहा है क्या, अ नाइस डॉक्टर। तो हम यहाँ पर इसको बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ना कि ऑब्जेक्ट। 6 सेंटेंस भी एग्जैक्ट वही है। श्रेया बिकेम एन एक्ट्रेस, तो आपको क्या लग रहा है, जो एक्ट्रेस है वही श्रेया है, बस जो श्रेया है वही एक्ट्रेस है। एग्जैक्टली आपको सही लग रहा है। तो यहाँ पर भी श्रेया सब्जेक्ट हो जाएगा, बिकेम हमारा वर्ब हो जाएगा, और एन एक्ट्रेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब जो श्रेया के बारे में जानकारी दे रहा है कि श्रेया क्या है एक्चुअल में, है ना। तो आप यहाँ से डायरेक्ट अगर पूछो कि एन एक्ट्रेस कौन है, तो श्रेया, श्रेया कौन है, तो एक्ट्रेस। तो ये एक दूसरे को पूरा करने का काम कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, आप एक बात जो है ना मेरे साथ रिवाइज करो, मेरे साथ मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ बोलो। बोलना ज़रूर। ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। नहीं बोले आप लोग, फिर से बोलो। ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है ना। ये मेरे साथ बोलो, वरना रात को डरावने डरावने सपने आएंगे, है ना। चलो, आई होप कि आप बोले होंगे। और इसको मैंने एक स्ट्रक्चर में कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब, और ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। एक बार फिर से बोलो। ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ओके, सॉरी थोड़ा गला ख़राब है आज, तो डिस्टर्ब हो रहा होगा आपको। ओके, फंक्शनल ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज होना है, मतलब परफेक्ट होना है हमको, है ना। सेंटेंस को एनालाइज करते वक्त हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। इसीलिए मैं पहले नाउन पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। और जो दूसरा शीट दिया था उसको ज़रा सा एनालाइज करते हैं। कमलेश एंजॉयज़ द सॉल्यूशन, कमलेश हमारा सब्जेक्ट हो गया, एंजॉयज़ वर्ब हो गया, द सॉल्यूशन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था किसी भी स्टूडेंट को। अब देखो, माधुरी द फाइनेस्ट एक्ट्रेस ज्वाइंड द हॉलीवुड, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, माधुरी सब्जेक्ट हो गई। दी फाइनेस्ट एक्ट्रेस मतलब माधुरी के बाद में कोई भी प्रीपोजिशन भी नहीं है यहाँ पे, और उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट, ना कि पार्टिटिव। पार्टिटिव अगर होता तो माधुरी और इसके बीच में क्या होता, एक प्रीपोजिशन होता। तो माधुरी सब्जेक्ट हो गया, द फाइनेस्ट एक्ट्रेस एट्रीब्यूट हो गया, ज्वाइंड वर्ब, एंड द हॉलीवुड ऑब्जेक्ट। संजीव विद हिज फ्रेंड्स, अब देखो संजीव सब्जेक्ट हो गया, संजीव के तुरंत बाद विद हिज फ्रेंड्स यूज हुआ है, तो विद क्या है हमारा, एक प्रेपोजिशन है।
विद हमारा preposition है, तो इसीलिए हमारा with his friends क्या हो जाएगा, पार्टिटिव हो जाएगा, ना कि एट्रीब्यूट। कैन हेल्पिंग वर्ब, सोल मेन वर्ब, द पर्सन ऑब्जेक्ट। वेरी नाइस, लेट्स मूव अहेड। शी गेव मी 10,000 रुपीज़। शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, 10,000 रुपीज़ ऑब्जेक्ट हो गया एल। यहाँ पर अब तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पर एक ही सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट कैसे आ गए। तो चलो ज़रा इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन किसी किसी सेंटेंसेस में क्या होता है, दो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्या क्या होता है, दो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारे वर्ब के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है, वर्ब के लिए। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे सब्जेक्ट के लिए काम करता है। अच्छा, एक और कंडीशन है, किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना कंपल्सरी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना कंपल्सरी है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना नॉट कंपल्सरी है। अच्छा, आपको ड्राइविंग करने के लिए मैं बात पूछ रहा हूँ जनरली, आपको ड्राइविंग करने के लिए किस चीज़ का होना कंपल्सरी है? आप बोलोगे लाइसेंस का? बिल्कुल नहीं, कम से कम कार तो हो ड्राइविंग करने के लिए। सबसे पहले कार का होना ज़रूरी है ना, उसके बाद में ही ड्राइविंग लाइसेंस की होना ज़रूरी है। तो उसी तरह ये तो बस छोटा सा ये था, फन था, लेकिन हमें ये जानना होता है कि सब्जेक्ट में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर सेंटेंस का जो मीनिंग होगा वो कंप्लीट सेंस नहीं देगा। लेकिन अगर सेंटेंस में इनडायरेक्ट नहीं भी हो तो वो मीनिंग कंप्लीट सेंस देता है। चलो इसको ज़रा सा अब हम यहाँ पे एग्जांपल से समझ लेते हैं। शी गेव मी 10,000 रुपीज़। शी तो हमारा सब्जेक्ट हो ही गया, गेव वर्ब हो गया, मी एक ऑब्जेक्ट, 10,000 रुपीज़ एक ऑब्जेक्ट। तो मैंने बताया जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के लिए काम करता है। अच्छा, तो वर्ब हमारा गेव है। अगर आप क्वेश्चन पूछो सी गेव व्हाट, शी गेव व्हाट, आंसर मिलेगा 10,000 रुपीज़, आंसर मिलेगा 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपीज़ हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो वर्ब के लिए काम कर रहा है। अच्छा, अब आप क्वेश्चन पूछो सी गेव 10,000 रुपीज़ whom, सी गेव 10,000 रुपीज़ whom, तो आंसर मिलेगा मी, जो कि किसको क्वालिफाई कर रहा है, जो कि किसको क्वालिफाई कर रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर मी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो एक बात आप समझ जाओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा ह्यूमन बीइंग के लिए या लिविंग थिंग्स के लिए ही आता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है ना। अच्छा, सेंटेंस नंबर 5 को देखो। दे ऑफर्ड द गेस्ट मेनी डिशेज। दे सब्जेक्ट हो गया, ऑफर्ड वर्ब हो गया। अच्छा, दे ऑफर्ड व्हाट, मेनी डिशेज। दे ऑफर्ड व्हाट, मेनी डिशेज। तो मेनी डिशेज हमारा जो कि वर्ब के लिए काम कर रहा है, तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दे ऑफर्ड मेनी डिशेज whom, द गेस्ट्स। तो गेस्ट्स हमारे क्या हो गए यहाँ पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। ओके, लास्ट हमारे पास सेंटेंस है हीना ग्रीव एंग्री। हीना ग्रीव एंग्री, तो हमारा यही पिछला वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। हीना क्या होगी, सब्जेक्ट हो गई, ग्रीव वर्ब हो गई, एंग्री। तो एंग्री कौन हुई, हीना। एंग्री कौन हुई, हीना, और हीना क्या हुई, एंग्री। तो हीना के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी डिफरेंसेस पता चला होगा कि पार्टिटिव क्या होता है और एट्रीब्यूट क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ना। और ऑब्जेक्ट्स, जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं सेंटेंसेज में, तो उनको कैसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्लासीफाई करते हैं, और कैसे सेंटेंस में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपल्सरी होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपल्सरी नहीं होता। अच्छा, इस कंपल्सरी वाले कॉन्सेप्ट को ज़रा हम अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 4 को देखो, और इसमें क्या करो ना, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को थोड़ा देर के लिए छिपा दो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए अपने हाथ से ढक लो, या उसको पढ़ो ही नहीं, और बाकी जो सेंटेंस है उसको पढ़ो। ओके, चलो इसको हम छिपा देते हैं, पढ़ते हैं। शी गेव मी। क्या हुआ इसका मतलब, शी गेव मी, इसके तरह तरह के मतलब आप निकाल सकते हो।
उसने मुझे दिया, क्या दिया, कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छिपा देते हैं या उसको हाइड करके पढ़ते हैं तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम ओमिट कर देते हैं, इसको छिपाकर बाकी सेंटेंस पढ़ते हैं। चलो देखते हैं इसका क्या फीलिंग आता है। शी गेव 10,000 रुपीज़, तो क्या इसका कंप्लीट सेंस है? आप कहोगे अरे भाई यहाँ बिल्कुल कंप्लीट सेंस है ना। तो आपको यहाँ से पता चल जाता होगा कि कैसे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में होना एकदम ज़रूरी है, इनडायरेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। तो यही कंपलसरी और नॉट कंपलसरी का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एग्जैक्ट सेम सेंटेंस है 5, उसको भी देख लो। यहाँ पर भी आप क्या करो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को थोड़ा देर के लिए हटा दो और बाकी सेंटेंसेस को, बाकी को पढ़ो। दे ऑफर्ड द गेस्ट, अब क्या ऑफर किए गेस्ट को आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर सेंस कंप्लीट ही नहीं हो रहा। लेकिन वहीं आप द गेस्ट को क्या करो, इसको हाइड करो इनडायरेक्ट को और डायरेक्ट को लेकर पढ़ो। दे ऑफर्ड मैनी डिशेज, ये कंप्लीट सेंस है कि उन्होंने बहुत सारे खाने दिए, बहुत सारे प्लेट दिए, बहुत सारे डिशेज परोसे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्या समझ में आया होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है। चलो अब हम आगे का खेल शुरू करते हैं। तो ये तो बाकी सब ट्रेलर था। आज से हम एग्जैक्ट जो नाउन का शुरुआत है वो आज हम नाउन का शुरुआत आज से करेंगे। क्या करेंगे? आज से नाउन का शुरुआत करेंगे, है ना। ये तो सब मैंने थोड़ा सा नहीं कहा जाता, पिक्चर शुरू होने से पहले ट्रेलर जो आता है वो ट्रेलर था। तो आज हम नाउन को पढ़ना शुरू करेंगे कि नाउन क्या होता है और क्या नहीं। चलो अच्छा, कुछ नाउन को पहचानने का ये मैंने 10 सेंटेंसेस दिए हैं कि इसमें जो नाउन है उसको अंडरलाइन करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, ये मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको पहले समझ लिया जाए कि किसी भी सेंटेंस में नाउन को हम कैसे पहचानें, नाउन को हम कैसे पहचानें। तो अच्छा, नाउन का डेफिनेशन जब हम लोग जूनियर क्लासेस में थे तो कैसे नाउन का डेफिनेशन पढ़ते थे लोग, ऐसा लगता था कि पोइट्री पढ़ रहे थे लोग। नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन ऑफ प्लेस ऑफ अ थिंग, ऐसा लगता था कि पूरी पोइट्री हमने ख़त्म कर दी है ना। लेकिन हम लोगों को वैसे नहीं पढ़ना है। हम लोग अब मैच्योर हो चुके हैं और मैच्योर लेवल पर बड़े वाले लोगों के हिसाब से हमको ये ग्रामर पढ़ना है, फंक्शनल ग्रामर। अच्छा, नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। अच्छा, मैंने नाउन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो विजिबल, सेकेंड फेल्ट ओनली और थर्ड यूनिट। अच्छा, विजिबल नाउन क्या होते हैं? पर्सन, प्लेस और थिंग्स जितने भी होते हैं ये विजिबल होते हैं। ये क्या होते हैं? ये विजिबल नाउन्स होते हैं। फेल्ट ओनली वैसे नाउन्स जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जैसे फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। ये सारी चीज़ क्या हैं? ये सारी चीज़ें सिर्फ फील की जा सकती है। फॉर एग्जांपल लव, जो कि आप सब जानते होंगे, लव इज जस्ट अ फीलिंग, यू जस्ट कैन नॉट सी लव रोमिंग अराउंड यू। आप है ना लव को इधर उधर घूमते नहीं देख सकते हो, ये एक फीलिंग है एक तरह का। एक्शन क्या है? ये सिर्फ महसूस होता है, एक्शन दिखाई नहीं देता है। क्वालिटी, आपके अंदर क्या क्वालिटी है ये किसी को दिखाई नहीं देता है ना, ये सिर्फ फील होता है। स्टेट, जैसे मेंटल स्टेट, कोई खुश है, कोई हैप्पी है, कोई जॉली है, कोई सैड है, किसी को एंग्जाइटी है, किसी को स्ट्रेस है, किसी को डिप्रेशन है। ये सारे क्या है? मेंटल स्टेट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी नाउन्स होती हैं। अच्छा, अब सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक रामबाण तरीका है कि हम उस सेंटेंसेस में उस वर्ड से क्वेश्चंस पूछें। क्वेश्चंस क्या पूछेंगे? व्हाट, हु और हुम। व्हाट, हु और हुम। अगर कोई भी वर्ड व्हाट, हु और हुम का आंसर दे रहा है, समझ जाओ वो हमारा नाउन है। अच्छा, और मैं आपको यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंसेस को, ये सारे सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि क्योंकि जब हम फंक्शनल ग्रामर पढ़ रहे होते हैं तो आप किसी एक वर्ड को देखकर मत अटक जाना। सपोज़ कि पेन ले लो या होम, सपोज ये होम ले लो। होम ले लो, अगर बोलो कि होम नाउन है तो फिर यहाँ पर अटक के मत रह जाना कि होम नाउन ही होगा हमेशा, नाउन के अलावा वो कभी एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं हो सकता। या इन ले लो तो इन प्रिपोजिशन ही होगा, प्रिपोजिशन के अलावा कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसा नहीं होगा। जो ग्रामर हम पढ़ रहे हैं इसके यूज़ पर ही इसके सारे डिफरेंसेस, इसके यूज़ पर इसके सारे क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहूँ कि दुपट्टा जो होता है, स्कार्फ,
वो खूबसूरती के लिए है ना। देखो फीलिंग आ रही है आप लोगों को, जो दुपट्टा होता है, स्कार्फ होता है, वो किस चीज़ के लिए होता है? वो खूबसूरती के लिए होता है। लेकिन उसको अगर हम दूसरे तरीके से इस्तेमाल करें तो वो फांसी का फंदा भी बन सकता है। यू गॉट माई पॉइंट। अच्छा, क्लास में कोई बच्चा पेन से लिख रहा है और वही पेन अपने बगल वाले के गर्दन में घुसेड़ दे, तो क्या वो पेन पेन रह गया? नहीं, वो एक पोटेंशियल वेपन की तरह यूज़ हो गया। तो किसी भी चीज़ का जो है ना, देखो हम, आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं मजाक में चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ उसके यूज़ पर डिपेंड करता है कि वो क्या होगा और क्या नहीं होगा, है ना। तो चलो हम इसको एनालाइज करते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है बट मैं आप लोगों को बोर नहीं होने दूंगा। राम कॉल्ड रीना। अच्छा, राम कॉल्ड रीना। हु कॉल्ड रीना? हु कॉल्ड रीना? राम। तो राम हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? नाउन हो जाएगा। अच्छा, राम कॉल्ड हुम? रीना। तो रीना भी हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। सेकंड में आते हैं, द बॉय बाउट अ बैग। हु बाउट अ बैग? बॉय। तो बॉय क्या हो गया? नाउन हो गया। द बॉय बाउट व्हाट? अ बैग। तो बैग क्या हो गया? नाउन हो गया। द कैप्टन डिसाइडेड द टीम। हु डिसाइडेड द टीम? कैप्टन। कैप्टन नाउन हो गया। द कैप्टन डिसाइडेड व्हाट? टीम। टीम नाउन हो गया। शिखा वेंट होम। हु वेंट होम? शिखा। शिखा वेंट वेयर? अब देखो यहां पर आ गया टेंशन। अब आप ये नहीं पूछ सकते हो कि शिखा वेंट व्हाट, ये तो एकदम इलॉजिकल हो जाएगा। आपको पूछना होगा शिखा वेंट वेयर, शिखा कहाँ गई? शिखा अपने घर गई। तो यहाँ पर जो होम है वो व्हाट, होम या हु को आंसर नहीं कर रहा है, बल्कि होम यहाँ पर आंसर कर रहा है वेयर को। होम यहाँ पर आंसर कर रहा है वेयर को। तो यहाँ पर होम एक नाउन नहीं होगा, नाउन नहीं होगा। यहाँ पर ये एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह? एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। ध्यान से देखिए इसे, यही होम आगे चलकर कहीं ना कहीं नाउन की तरह काम करेगा, है ना। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि चीज़ों को उसके यूज से समझो, ना कि रटंत विद्या पे ध्यान दो, है ना। 5 देखते हैं, द ईयर पास्ड क्विकली। व्हाट पास्ड क्विकली? ईयर। ईयर नाउन हो गया। द ईयर पास्ट हाउ? अब देखो यहाँ पर जो क्विकली है वो ना ही व्हाट का, ना ही हु का, और ना ही हुम का आंसर दे रहा है। ये तो आंसर दे रहा है हाउ का। तो द ईयर पास्ट हाउ क्विकली, तो यहाँ पर क्विकली क्या होगा? एडवर्ब होगा, ना कि नाउन होगा। अच्छा, सेंटेंस नंबर 6 देखते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या हो गया? नाउन हो गया। अच्छा, जो ऑनेस्टी नाउन हो गया तो ये किस क्वालिटी का नाउन है? ये किस तरह का नाउन है? तो ये क्या है? फेल्ट ओनली है। ऑनेस्टी क्या है? एक तरह की क्वालिटी है जो कि सिर्फ महसूस की जाती है। क्या है? सिर्फ महसूस की जाती है। अगर कोई कहे कि भाई मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, तो आप उससे बोलना कि हाँ तो 250 ग्राम ऑनेस्टी मुझे भी दे दे यार, मैं थोड़ा सा बेईमान हूँ। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। तो ऑनेस्टी क्या है? एक ऐसा क्वालिटी है कि जो सिर्फ महसूस की जा सकती है। ओके, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी नाउन हो गया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सो यहाँ पर ऑनेस्टी इज व्हाट? अब अगर आप फिर क्वेश्चन पूछते हैं ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी इज व्हाट, आंसर मिलेगा बेस्ट पॉलिसी। तो पॉलिसी जो होगा वो भी एक नाउन हो जाएगा। और ये किस तरह का नाउन होगा? ये एक्शन होगा। आपकी नीति कैसी है, आपकी व्यवहार कैसी है, ये आपका एक्शन शो करता है। तो यहाँ पर पॉलिसी क्या होगा? एक नाउन हो जाएगा। लाफ्टर क्योर्स एंग्जाइटी। व्हाट क्योर्स एंग्जाइटी? लाफ्टर। लाफ्टर क्या है? एंग्जाइटी है। लाफ्टर एक तरह का एक्शन है। देखिए, आपका हंसना किसी के लिए हंसना हो सकता है, आपका हंसना किसी के लिए जलना भी हो सकता है ना। तो ये क्या है? एक एक्शन है। तो ये एक नाउन हो जाएगा। अच्छा, लाफ्टर क्योर्स व्हाट? एंग्जाइटी। एंग्जाइटी भी हमारा नाउन हो जाएगा। तो एंग्जाइटी ये किस तरह का नाउन होगा? ये एक मेंटल स्टेट होगा। ये भी फेल्ट ओनली में जाएगा, जो कि एक मेंटल स्टेट हो जाएगा कि कोई इंसान एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। The train reached the station. Okay. What reached the station? Train. What reached the station? Train. तो यहाँ पर ट्रेन क्या हो गया? नाउन हो गया। ट्रेन reached where? स्टेशन। तो यहाँ पर स्टेशन क्या होगा? एडवर्ब होगा, जो कि हु, व्हाट और होम का आंसर न देकर वेयर का आंसर दे रहा है। तो ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। लव चेंजेस अ पर्सन। लव चेंजेस अ पर्सन। व्हाट चेंजेस अ पर्सन? लव चेंजेस अ पर्सन।
तो हमारा जो है लव क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, जो कि एक फीलिंग है, जो कि क्या है, फीलिंग है। ओके, लव चेंजेस whom अ पर्सन, लव चेंजेस whom अ पर्सन, तो पर्सन क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। ओके, लास्ट वन देखते हैं, मनोज लव्स हिज होम, हु लव्स हिज होम, मनोज, मनोज नाउन हो जाएगा। मनोज लव्स व्हाट, हिज होम, होम यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया। तो आपने देखा था ऊपर वाले एक सेंटेंस में होम जैसे सीखा वेंट होम, तो वहाँ पर होम एज अ एडवर्ब काम कर रहा था, लेकिन इस वाले में होम एज ए नाउन काम कर रहा है। तो इसी के बारे में मैं बता रहा था कि फंक्शनल ग्रामर ऐसे ही हम लोगों को कंफ्यूज करता है। अब हम लोग बच्चे नहीं रह गए कि हम लोग ऐसे ग्रामर पढ़ें जैसे कि बच्चे पढ़ते हैं ना। तो मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा एडवांस होगा, लेकिन आपको मेहनत करोगे, आप चीज़ों को अच्छे से समझोगे और अटेंटिवली मेरी बातों को ही सिर्फ सुनोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। चलो, आज के सेशन के लिए इतना काफ़ी है, अब वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो कैसा लगा वीडियो, और समझ में आया नहीं आया, कहाँ पे किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हो, है ना। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।